हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन फॉरएवर। आज है हमारा फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स का पार्ट 12। अगर आप मेरे फ्री फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो आज हम अपने कोर्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने स्विंग मशीन के अलग अलग टूल्स और उनके यूज़ के बारे में जाना था, लेकिन आज हम जिस चीज़ के बारे में जानेंगे वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको स्विंग मशीन को अच्छे से चलाना है, मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे समझना है, या आपको आगे जाकर प्रोफेशनल स्टिचिंग करनी है तो आपको अपनी मशीन के पार्ट्स के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। बहुत बार बिगनर मशीन तो चला लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि मशीन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है। जब मशीन में छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है कि शायद मशीन ख़राब हो गई है। इसलिए आज मैं आपको मशीन के इम्पोर्टेंट पार्ट सिर्फ नाम से नहीं बताऊंगी, बल्कि ये कहाँ लगा है, इसका क्या काम है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सब आपको मशीन दिखाकर समझाऊंगी। तो अगर आप बिगनर हैं और स्विंग मशीन को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन के सबसे बड़े हिस्से की, जिसे हम जनरली मशीन बॉडी कहते हैं। आप मेरी मशीन को देखिए। मशीन का जो पूरा मेन स्ट्रक्चर है जिसमें बाकी सारे पार्ट्स लगे हुए हैं उसे मशीन बॉडी कह सकते हैं। मतलब नीडल हो या प्रेशर फुटर या टेंशन का सिस्टम या ऊपर वाला हैंड व्हील या सारे पार्ट्स इसी मशीन की बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं। एक बिगनर के लिए सबसे पहले मशीन की पूरे स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको मशीन के हर छोटे स्क्रू याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो पार्ट्स हम रोज़ यूज़ करते हैं उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। अब हम आते हैं मशीन के इस साइड वाले बड़े व्हील पर। इसे कहते हैं हैंड व्हील। जब हम इसे घुमाते हैं तो नीडल ऊपर और नीचे मूव करती हैं। आप देख सकते हैं मैं इसे धीरे धीरे घुमा रही हूँ और नीडल ऊपर नीचे जा रही हैं। एक बात बिगनर हमेशा याद रखें, हैंड व्हील को सामान्य रूप से अपनी तरफ घुमाना चाहिए, कुछ इस तरीके से। अगर आपको नीडल को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर चलाना है, जैसे थ्रेड डालना है या प्रेशर फुट के पास काम करना है, तो आप हैंड व्हील की मदद ले सकते हैं, ठीक है। और जब मशीन में थ्रेड फंस जाए या नीडल को मैन्युअली ऊपर लाना हो तब भी हैंड व्हील बहुत काम आता है। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, हैंड व्हील नीडल को मैन्युअली ऊपर नीचे करने के लिए है। अब हम आते हैं मशीन के इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक पर, जो है नीडल। नीडल तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन नीडल सिर्फ कपड़े में सिलाई करने के लिए नहीं होती। इसकी सही पोजीशन को सही साइज भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सही पोजीशन और सही साइज की नीडल भी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। हम अलग अलग फैब्रिक के हिसाब से अलग अलग नीडल यूज़ करते हैं। जैसे बहुत थिन फैब्रिक है तो हमें उसके हिसाब से नीडल चाहिए, और थिक फैब्रिक है तो उसके लिए अलग टाइप की नीडल की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके लिए मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगी। अगर आपकी नीडल सही नहीं है तो स्टिचिंग के दौरान धागा टूट सकता है, कपड़ा डैमेज हो सकता है, स्टिचिंग स्किप हो सकती है या नीडल बार बार टूट सकती है। इसलिए नीडल को हमेशा फैब्रिक और थ्रेड्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। और नीडल लगाते समय भी ध्यान रखें कि नीडल सही डायरेक्शन में लगी हो। अब नीडल के ठीक ऊपर आप ये छोटा सा पार्ट देख सकते हैं, मैं बताती हूँ।
ये छोटा सा पार्ट, इसे हम बोलते हैं नीडल क्लैंप। इसका काम नीडल को अपनी जगह पर होल्ड करके रखना है। जब हम नीडल चेंज करते हैं तो नीडल को इसी एरिया में प्रॉपरली फिक्स करना होता है। जब हम नीडल चेंज करते हैं तो नीडल को इसी एरिया में प्रॉपरली फिक्स किया जाता है। यहाँ एक छोटी सी सावधानी, नीडल चेंज करते समय मशीन को बंद रखें और नीडल को प्रॉपरली टाइट करें, क्योंकि अगर नीडल लूज है तो स्टिचिंग के दौरान नीडल हिल सकती हैं या टूट सकती हैं। तो यहाँ से आपको प्रॉपरली टाइट करना है नीडल लगाते टाइम। अब हम आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रेशर फुटर। ये छोटा सा फुट है जो फैब्रिक को नीचे से होल्ड करके रखता है। जब हम स्टिच करते हैं तो फैब्रिक सिर्फ नीडल के भरोसे नहीं चलता। प्रेशर फुटर फैब्रिक को नीचे दबा कर रखता है और फीड डॉग फैब्रिक को आगे मूव करने में मदद करता है। आपने पिछले पार्ट में अलग अलग स्विंग टूल्स, मशीन के स्विंग टूल्स के बारे में जाना था, जैसे जिपर फुट, ब्लाइंड स्टिच फुट, हेमिंग फुट, गैदरिंग फुट आदि। इसकी मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। सारे अलग अलग प्रकार के प्रेशर फुट और हर फुट का अपना अलग काम होता है, लेकिन जो नॉर्मल फुट मशीन के साथ लगा होता है उसे हम बेसिक स्टिच के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं तो पहले नॉर्मल प्रेशर फुट से मशीन की बेसिक स्टिचिंग अच्छी तरह सीखिए। अब इस तरफ आपको एक छोटा सा लेवर दिखाई देगा जिसे कहते हैं प्रेशर फुट लेवर, जिसे हम ऊपर करते हैं तो प्रेशर फुट ऊपर उठ जाता है कुछ इस तरीके से, और नीचे करते हैं तो प्रेशर फुट फैब्रिक को होल्ड करता है और नीचे आ जाता है। इसे बोलते हैं प्रेशर फुट लेवर। अब इसे प्रैक्टिकली समझिए। अगर मुझे कपड़ा मशीन के नीचे रखना है तो पहले मैं प्रेशर फुटर को ऊपर करूंगी, ठीक है। कपड़ा सही पोजीशन में रखूंगी कुछ इस तरीके से। कपड़ा सही पोजीशन में रखने के बाद प्रेशर फुट को नीचे कर दूंगी। अब स्टिच करना शुरू कर सकते हैं। तो याद रखिए, प्रेशर फुट ऊपर फैब्रिक रखने या निकालने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। अब हम मशीन के नीचे नीडल के पास देखेंगे। यहाँ आपको छोटे छोटे दांत जैसे दिखाई दे रहे हैं, जिसे कहते हैं फीड डॉग। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये फैब्रिक को आगे मूव करने में मदद करता है। जब आप मशीन को चलाते हैं तो आपको पता लगता है कि कपड़ा अपने आप आगे जा रहा है, जैसे ये। लेकिन एक्चुअली मशीन के नीचे फीड डॉग फैब्रिक को धीरे धीरे आगे ले जा रहा होता है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, हम जब स्टिचिंग करते हैं तो हमें फैब्रिक को जोर लगाकर खींचना नहीं है, बस फैब्रिक को हल्के हाथ से गाइड करना है। इस तरीके से खींचना नहीं है, क्योंकि अगर आप कपड़े को खींचेंगे तो स्टिचिंग गलत हो सकती है, नीडल पे प्रेशर आ सकता है और नीडल टूट सकती है। इसलिए मशीन को अपना काम करने दीजिए और आप सिर्फ फैब्रिक को गाइडेंस दीजिए। अब फीड डॉग के ऊपर प्लेट लगी हुई होती है, इसे कहते हैं नीडल पैलेट या थ्रोट पैलेट। ये जो प्लेट लगी हुई है इसे नीडल पैलेट बोलते हैं या थ्रोट पैलेट भी बोलते हैं। इस पैलेट में नीडल के नीचे छोटा सा होल होता है कुछ इस तरीके से, जिसमें नीडल ऊपर नीचे जाती हैं। इस प्लेट पर आपको कुछ मेजरमेंट लाइंस भी देखने को मिलती हैं। ये लाइंस हमें सीम अलाउंस, ये जो लाइन है ये हमें सीम अलाउंस
मेंटेन करने में मदद करती है। मान लीजिए आपको 1 इंची सीम रखना है, तो इन मार्किंग की हेल्प से आप फैब्रिक को सही डिस्टेंस पर गाइड कर सकती हैं। बिगनर के लिए ये मार्किंग बहुत यूज़फुल होती है, क्योंकि शुरुआत में हम हर बार मेजरिंग टेप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि ये फैब्रिक है, इसे हमें 1/2 इंच पर रखना है, तो ये हमने इसे 1/2 इंच पर रखा। अब हमें यहाँ से ये जो फैब्रिक है यहाँ बराबर अलाउंस पे रखते हुए चलाना है। तो ये जो हमारी सिलाई की जो डिस्टेंस है ये 1 इंच आएगी। तो जो बिगनर है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसे बोलते हैं बोबिन। बोबिन में हम निचले वाला थ्रेड्स भरते हैं। स्विंग मशीन में स्टिचिंग के लिए जनरली 2 थ्रेड्स काम करते हैं, एक ऊपर वाला थ्रेड्स और दूसरा निचले वाला थ्रेड्स जो होता है बोबिन थ्रेड। जब मशीन चलती है तो दोनों थ्रेड्स आपस में इंटरलॉक होकर स्टिच बनाते हैं। इसलिए अगर बोबिन में थ्रेड सही तरीके से नहीं भरा है या बोबिन गलत तरीके से लगी है तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे नीचे थ्रेड इकट्ठा होना, थ्रेड लूज होना, थ्रेड टूटना या स्टिच प्रॉपरली न बनना। इसलिए बोबिन की जो सेटिंग है वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं हम बोबिन केस। इसे बोलते हैं बोबिन केस। अब बोबिन को जिस जगह लगाया जाता है उस हिस्से को हम बोबिन केस कहते हैं। इसका काम बोबिन को प्रॉपरली पोजीशन में होल्ड करके करना है। बोबिन थ्रेड्स को सही तरीके से फिट होने में हेल्प करता है। जब आप बोबिन लगाते हैं तो ध्यान रखें कि बोबिन सही डायरेक्शन में लगी हो और थ्रेड सही स्लॉट से निकल रहा हो। यहाँ से जो थ्रेड्स निकलता है उसे आपको ध्यान से देखना है। अगर बोबिन सही नहीं लगी है तो मशीन ऊपर से बिल्कुल ठीक लग सकती है, लेकिन नीचे स्टिचिंग खराब आएगी। इसलिए अगर आप कभी अपनी मशीन के नीचे थ्रेड्स का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले बोबिन और बोबिन केस की सेटिंग चेक करें। अब हम बात करते हैं मशीन के ऊपर वाले हिस्से। अब मशीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ हमारा ऊपर थ्रेड गुजरता है। मशीन में थ्रेड डालते समय थ्रेड को कुछ छोटे गाइडेंस और पार्ट से होकर निकलना पड़ता है। इनको हम थ्रेड गाइड्स कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ आके इस तरीके से मशीन तक आता है, उसे हम थ्रेड गाइड बोलते हैं। इनका काम थ्रेड को सही डायरेक्शन में गाइड करना है। अब बिगनर की एक कॉमन मिस्टेक होती है, वो थ्रेड को जल्दी डाल देते हैं और कई एक गाइड को छोड़ देते हैं और फिर मशीन चलाते हैं, थ्रेड टूटता है या स्टिचिंग सही नहीं आती। इसलिए थ्रेडिंग करते समय जल्दी मत कीजिए। मशीन में जिस डायरेक्शन में थ्रेड डालना है उसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिए। अब आते हैं हम टेंशन डेल। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट टेंशन डेल पर। यह पार्ट ऊपर थ्रेड की टेंशन को कंट्रोल में मदद करता है। ये अब टेंशन को बहुत ज़्यादा टेक्निकली तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे समझिए, हमारे ऊपर थ्रेड को न बहुत लूज होना चाहिए और न ही ज़्यादा टाइट। अब टेंशन को सही स्टिचिंग के ऊपर या नीचे थ्रेड दिखाई दे सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको खास तौर पर बताना चाहती हूँ कि हर बार स्टिचिंग खराब आने पर टेंशन डेल को तुरंत मत घुमाइए। सबसे पहले चेक कीजिए कि मशीन सही तरीके से थ्रेड है या नहीं, बोबिन सही लगी है या नहीं, नीडल सही है या नहीं। कई बार प्रॉब्लम टेंशन की नहीं होती है, थ्रेडिंग की भी होती है। इसलिए पहले बेसिक चीज़ें चेक करें, उसके बाद ही टेंशन में एडजस्ट करें। ये कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं हम। मशीन के इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से को देखिए, यह थ्रेड को ऊपर नीचे मूव करता है। इसे कहते हैं टेक अप लेवर।
इसे कहते हैं टेक अप लेवल। जब मशीन चलती है या ऊपर नीचे होकर थ्रेड को प्रॉपरली मूवमेंट देता है और स्टिच फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर आप मशीन को स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको पार्ट क्लियरली ऊपर नीचे मूव करता दिखाई देगा। इसलिए मशीन के पार्ट्स को सिर्फ नाम से याद रखने की बजाय मशीन को चलाकर ऑब्जर्व भी कीजिए। इससे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आएगी। अब बात करते हैं हम अब मशीन के ऊपर जो पिन लगी हुई होती हैं, ये वाली जो पिन होती हैं जिसमें हम थ्रेड्स की जो रील है उसको डालते हैं, इसे बोलते हैं हम थ्रेड स्लूप पिन। थ्रेड स्लूप पिन। जब मशीन चलती है तो स्लूप से थ्रेड निकलता है और मशीन और थ्रेडिंग सिस्टम से होते हुए नीडल तक जाता है। चलती है तो थ्रेड इसमें से निकलता है और थ्रेडिंग सिस्टम से होते हुए नीडल तक जाता है। कुछ मशीन में अलग अलग प्रकार के स्लूप होल्डर भी होते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है। थ्रेड स्लूप को अपनी जगह पर होल्ड करना और थ्रेड को स्मूथली निकालने का काम होता है। अब मशीन के एक और इम्पोर्टेंट कंट्रोल होता है, इसे बोलते हैं स्टिच लेंथ। इसकी मदद से स्टिच की जो लेंथ है वो कम ज़्यादा आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये इसकी लेंथ आप देख सकते हैं इस तरीके से, इसे बोलते हैं स्टिच लेंथ डेल। अगर स्टिच बहुत छोटी छोटी चाहिए तो सेटिंग अलग होती है, और अगर थोड़ी लंबी चाहिए तो सेटिंग अलग होती है। लेकिन शुरुआत में आप मशीन की नॉर्मल स्टिचिंग प्रैक्टिस करें, ये नॉर्मल होती है। जब आपका हाथ मशीन पर सेट हो जाए, जब अलग अलग स्टिचिंग लेंथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अब मशीन पर आपको एक लेवर या बटन दिखाई देगा, इसे बोलते हैं रिवर्स या बैक स्टिच लेवर। रिवर्स लेवर या बैक स्टिच लेवर, इसका इस्तेमाल स्टिचिंग को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए सीम की शुरुआत आप थोड़ी स्टिचिंग की और अब चाहते हैं कि थ्रेड न खुल जाए। जैसे जब आप स्टिचिंग करते हैं तो जब भी आप सिलाई करते हैं तो आप इसकी हेल्प से पहले स्टिच को लॉक कर सकते हैं, उसके बाद आप स्टिचिंग करेंगे तो सिलाई नहीं खुलेगी, सिलाई प्रॉपरली आएगी। तो आपको इसे स्मूथ दबाना है बहुत धीरे से, तो आपकी मशीन जो है वो रिवर्स जाएगी और फिर इसे आपको हाथ हटा देना है तो फिर सीधी आएगी। इससे जो सिलाई है वो सिक्योर हो जाती है। जब आपकी स्टिचिंग एंड होती है तब भी आप इसका यूज़ करके सिलाई को सिक्योर कर सकते हैं। इसे बोलते हैं रिवर्स लेवर या बैक स्टिच लेवर। अब मशीन के नीचे जो पेडल होता है उसे बोलते हैं फुट पेडल। इससे हम मशीन की स्पीड कंट्रोल करते हैं। जितना आप स्मूथली दबाएंगे, आप देख सकते हैं, जितना स्मूथली आप दबाएंगे उतनी मशीन धीरे चलेगी, जितना ज़ोर से दबाएंगे उतनी स्पीड में चलेगी। तो इससे बेसिकली होता क्या है, मशीन की स्पीड कंट्रोल होती है। तो इसका पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंट्रोल आप सीख जाएंगे। शुरुआत में बहुत तेज़ मशीन चलाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। पहले स्लो स्पीड पर स्ट्रेट लाइन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्विंग में सिर्फ मशीन चलाना ज़रूरी नहीं होता, मशीन के कंट्रोल भी ज़रूरी होता है। जब आप हाथ और पैर दोनों मशीन की स्पीड के साथ कोऑर्डिनेट करने लगेंगे तब आपकी स्टिचिंग काफ़ी नीट होने लगती है। अब एक बार पूरा रिवीजन करते हैं। मैं आपको एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ। मशीन का मेन स्ट्रक्चर, मशीन बॉडी,
नीडल को मैन्युअली ऊपर नीचे करने वाला जो होता है उसे बोलते हैं हैंड व्हील। कपड़े में स्टिच बनाने वाली होती है नीडल। नीडल को होल्ड करने वाला नीडल कैम। फैब्रिक को होल्ड करने वाला प्रेशर फुट। प्रेशर फुट को ऊपर नीचे करने वाला प्रेशर फुट लेवर। फैब्रिक को आगे मूव कराने वाला फीड डॉग। और नीडल के नीचे लगी हुई प्लेट नीडल प्लेट। नीचे वाला थ्रेड रखने वाली बोबिन। बोबिन को होल्ड करने वाला बोबिन केस। और ऊपर थ्रेड को गाइड करने वाले थ्रेड गाइड्स। थ्रेड की टेंशन कंट्रोल करने वाला टेंशन डेल। थ्रेड मूवमेंट में हेल्प करने वाला टेकअप लेवर। थ्रेड को रील रखने वाला स्लूप पिन। स्टिच की लेंथ एडजस्ट करने वाला स्टिच लेंथ कंट्रोल। स्टिच को लॉक करने के लिए रिवर्स स्टिच। और मशीन की स्पीड कंट्रोल करने के लिए फुट पेडल। अब आपको इन सारे नामों को एक साथ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को एक दो बार दोबारा देखिए और अपनी मशीन के इन पार्ट्स को ढूंढिए और देखिए, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस टास्क देती हूँ। अपनी स्विंग मशीन को अपने सामने रखिए और बिना किसी बुक या वीडियो को देखकर कम से कम 10 पार्ट्स को खुद पहचानने की कोशिश कीजिए। फिर मशीन को बिना थ्रेड के धीरे धीरे चलाकर देखिए कि कौन से पार्ट्स क्या मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे नीडल कैसे मूव कर रही है, टेकअप लेवल कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, फीड डॉग फैब्रिक को किस तरह से आगे ले जाता है, हैंड व्हील घुमाने पर क्या होता है। इस तरह से मशीन को चलाकर देखिए कि मशीन कैसे वर्क कर रही है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज के पार्ट 12 में हमने स्विंग मशीन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स और उनके काम को बहुत बेसिक लेवल से समझा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग सीखना एक दिन का काम नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए जब आप मशीन को समझने लगेंगी तो स्टिचिंग भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए, क्योंकि हम इस पूरे कोर्स को स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जा रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने किसी एक ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करें जो स्विंग या फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी स्विंग मशीन में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है। मैं कोशिश करूँगी कि आने वाली वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करूँ। मिलते हैं अगले पार्ट में एक और नए और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू। बाय बाय।